हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और मेरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से, लगातार रूप से जारी रखे होंगे। साथियों, जो पूर्ववर्ती जो पहले वाला वीडियो हमने बनाया था उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने उन सब का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में जो मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, जिनमें कि विशिष्ट केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं जिनके संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्य निकलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन रहे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका कार्यकाल भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष रहा है। तो आपसे कोई पूछे, बताइए भारत में प्रधानमंत्रियों में जो सबसे लंबा कार्यकाल टेन्योर जो रहा है सबसे, वो किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लगभग कितने वर्ष रहा है? 17 वर्ष। अगर सही उत्तर पूछे तो 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था। ठीक, ये प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री कितने साल रहे थे? लगभग 17 साल। तो ये विदेश मंत्री भी लगभग कितने वर्ष रहे थे? 17 वर्ष। अतः भारत की जो विदेश नीति है उस पर सर्वाधिक प्रभाव जिनका है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, और बाद में इनको फिर नियुक्त भी किया गया था। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो मनोनीत भी हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्त भी हैं। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इनको जब मनोनीत किया था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई थी। तो अविश्वास प्रस्ताव जिनकी सरकार के खिलाफ पहली बार लाया गया वो 22 अगस्त 1963 को लाया गया था। जे.बी. कृपलानी महोदय इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए थे, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके खिलाफ जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का जो विधेयक पेश किया था वो किसने पेश किया था? जे.बी. कृपलानी। हम बात करते हैं दोस्तों पंचशील के सिद्धांतों की। अगर हम पंचशील के सिद्धांतों की बात करें तो पंचशील के सिद्धांतों में 5 बातें आती हैं। ठीक, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 2 देशों के बीच में हुई थी। एक देश का नाम है भारत और एक देश का नाम है चाइना या चीन। ठीक है, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा भारत और चीन के बीच में हुई थी और इनका जो प्रतिपादन हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, और 29 अप्रैल 1954 को जब इनका प्रतिपादन हुआ था तो भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाउ एन लाई। तो कहीं ना कहीं अच्छे सवाल है। आपसे कोई पूछे, बताइए पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कितने देशों के बीच हुई थी? 2 देश। वो 2 देश कौन कौन से थे? भारत और चीन। पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उस समय जो चाइना के प्रधानमंत्री थे वो चाउ एन लाई थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म दिवस हुआ था। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। अच्छा, बच्चे लोग जो थे इनको चाचा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो चाचा नेहरू के नाम से ये स्पेशली प्रसिद्ध थे। इनका जन्म दिवस जो 14 नवंबर है इसको हम बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे देश में जो 14 नवंबर है उसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उपनाम चाचा भी है, तो इनको चाचा के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के संपर्क की। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो पहली बार संपर्क में आए थे वो 1916 में आए थे। और 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? लखनऊ में।
तो इस लखनऊ अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी संपर्क में आए थे। देखो 1916 का लखनऊ अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, उस समय कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयास से जो गरम दल और नरम दल पुनः एक हुए थे, वो कब हुए थे? 1916 में। और ये कहाँ हुए थे? लखनऊ में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट भी पारित हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट है। एक समाचार पत्र इंडिपेंडेंट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1921 में लिखा था इंडिपेंडेंट समाचार पत्र में कि 1919 का साल हम भूले नहीं हैं, क्योंकि आपको याद होगा 1919 के साल में जलियांवाला बाग में जो विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1929 में, ठीक है। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। तो इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अध्यक्षता की थी। दोबारा से जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो कब की थी? 1936 में। और तिबारा से जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो भाई कब की थी? 1937 में। तो 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की और इनमें जो पहली बार अध्यक्षता की लाहौर में की थी, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। हालांकि कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य 1906 में ही दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में घोषित कर दिया था, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन था वो। लेकिन आपसे कोई पूछे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कब हुआ? 1929 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और यह अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तकों की। देखो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी विश्व इतिहास की झलक। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि बताइए, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व इतिहास की झलक, सॉरी ये खोज नहीं है, विश्व इतिहास की जो झलक पुस्तक है वो भी किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, क्योंकि इनको भारत रत्न 1955 में मिल गया था। जब राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हमने पढ़े थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न हमारे देश में 1954 में आरंभ हुआ था और ये पहली बार 3 व्यक्तियों को जॉइंटली दिया गया था। एस राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी और राजगोपालाचारी। इन तीनों व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी व्यक्ति को पहली बार भारत रत्न मिला तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनको जो भारत रत्न मिला था भाई, वो कब मिला था? 1955 में। भारत चीन प्रथम युद्ध, तो भारत चीन जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1962 में। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। अच्छा सवाल है, पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो जनक कहा जाता है भाई, वो किसको कहा जाता है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब पूरा विश्व 2 धड़ों में विभक्त हो गया था, एक का नेतृत्व पूर्व सोवियत रूस कर रहा था और एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो इनके बीच में जापानी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। ऐसी स्थिति में विश्व के अधिकतर देश या तो अमेरिका को फॉलो कर रहे थे या पूर्व सोवियत रूस को फॉलो कर रहे थे। 3 व्यक्ति थे, नेहरू, नासिर, टिटो, और इन्होंने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था, ठीक है, नाम जिसको हम कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 में। तो अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी एक जनक के रूप में है, क्योंकि नेहरू, नासिर, टिटो, इन तीनों का ही प्रारंभ में योगदान था। अगर मैं कहूँ एशियाई खेलों का जनक किसको कहा जाता है, तो भाई एशियाई खेलों का जनक भी किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि हमारे देश में जो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में ही हुआ था और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुए
तो कई बार आपसे कोई पूछे बताइए एशियाई खेलों का जनक भी किसको कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सिंधु नदी जल समझौता। तो ये 1960 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सिंधु नदी का 20% पानी भारत को देने की इसमें सहमति बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसको हम शांति वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है उसको हमने क्या नाम दिया है, शांति वन। हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए ही हुआ है। उनमें से पहले प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ, वो पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था वो तारीख है 27 मई 1964। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इनका निधन कब हुआ, 27 मई 1964। हालांकि पद पर रहते हुए भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है। दूसरे प्रधानमंत्री हम आगे चल के पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। और तीसरे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए निधन हो गया, तब हमारे देश में पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री आए और उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। तो आपसे कोई पूछे बताइए भारत में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हमारे देश में जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने वो कौन बने भाई, गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा तब बने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो ये जितने भी प्रावधान मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित पढ़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं और उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी त्याग की, सादगी की प्रतिमूर्ति थे। ठीक है ना, अगर इनकी बात करें, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, विषम परिस्थितियों में पले बड़े थे, लेकिन देख लीजिए तब भी इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो ये लोकतंत्र की ताकत होती है। और साथियों कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख लीजिए आप लाल बहादुर शास्त्री जी को, कहते हैं जब ये बचपन में पढ़ने जाते थे तो स्कूल और इनके घर के बीच में एक नदी पड़ती थी, तो नदी को पार करने के लिए भी इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि नाविक जो नाव चलाने वाले होते हैं उनको पैसे दे दें वो नदी को पार कर जाएं। तो ये क्या करते थे, अपने सर पर बैग को रखते थे, ठीक है, अपने बैग को, और फिर नदी को पार करके स्कूल जाते और आते। ऐसी विषम परिस्थितियों में पले बड़े, अपने आप एक सफलता की प्रतिमूर्ति। 1952 से लेकर के 1956 तक ये भारत के रेल मंत्री रहे थे। ठीक है, 1952 से 1956 तक ये भारत के रेल मंत्री रहे। इन्हें मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष के नाम से जानते हैं, मैन ऑफ पीस, या फिर इनको हम दूसरे नाम क्या कहेंगे भाई, शांति पुरुष के नाम से भी इनको हम जानते हैं। पहली बार मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था, वो किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। मैंने बोला पहली बार जो मरणोपरांत पहली बार जो भारत रत्न मिला वो किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को ही मिला था। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने युद्ध के समय में एक नारा दिया था। ठीक है, और युद्ध के समय में इन्होंने कहा था तोपों के मुंह सीमा पर खोल दो। और जब 1965 में हम युद्ध जीत गए उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री सचिवालय के गठन की बात करें तो प्रधानमंत्री सचिवालय का जो गठन हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था, तो वो प्रधानमंत्री भी कौन थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, मैंने इतना बताया अभी थोड़ी देर पहले, भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुआ है। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया।
हमारे देश में दूसरे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन विदेश में हुआ है, मतलब इनका निधन भारत में नहीं हुआ, क्योंकि इनका निधन जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान में ताशकंद में हुआ था। तो इसकी हम पूरी कहानी अभी पढ़ते हैं हम। ये युद्ध हो गया था भारत पाक युद्ध, और इसके बाद में एक समझौता हुआ था भाई, ताशकंद समझौता। तो यदि मैं ताशकंद समझौता की बात करूं तो ये कब हुआ था? ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान जी, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन दोनों के बीच में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो गया था, और वर्तमान में जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान में है। 11 जनवरी 1966 मतलब समझौता हुआ उसके नेक्स्ट डे, तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हो गई। तो ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ, और किस तारीख को हुआ था भाई? 11 जनवरी 1966। अब देखिए हमारे देश में पहले प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन आए थे? गुलजारीलाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन पर। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया तो पुनः हमारे देश में दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ गए? गुलजारीलाल नंदा। मतलब एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है वो कौन है? गुलजारीलाल नंदा जी हैं। गुलजारीलाल नंदा जी की जो समाधि स्थल है उसको हम नारायण घाट के नाम से जानते हैं, नारायण घाट। अब हम आते हैं हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देखो हमारे देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, तो यदि मैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से आई, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव हार चुकी थी, है ना, तो प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से आए वो कौन थे भाई? वो भी कौन है? इंदिरा गांधी। वैसे ध्यान रखना राज्यसभा से हमारे देश में 4 प्रधानमंत्री आए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जी। ठीक है। तो प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से पहली बार आए वो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब हम बात करते हैं शिमला समझौते की। अगर हम शिमला समझौते की बात करें तो शिमला समझौता जो हुआ था भाई वो जुलाई 1972 में हुआ था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ध्यान रखना शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, और ये भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। परमाणु परीक्षण, देखो हमारे देश में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में हुआ था, और उसको हमने नाम दिया था इस्माइल बुद्धा। ठीक है। और उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप 18 मई 1974 को जो भारत में पहली बार प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ वो भी इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो परमाणु परीक्षण कर भारत को दुनिया के मानचित्र पर दर्शा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। 1971 में भारत पाक युद्ध पुनः हुआ, और इस युद्ध के बाद में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ था। तो इसमें भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ही थी। हमारे देश में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, इनमें जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है वो कौन सा है भाई? 42वां संविधान संशोधन। और यदि मैं 42वां संविधान संशोधन की बात करूं तो ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है। अब तक जितने भी संविधान संशोधन है उनमें सबसे बड़ा हुआ है, अतः इसको हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, या इसको हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। आपको याद होगा इस संविधान संशोधन में जितने भी प्रावधान हुए थे वो कप्तान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुए थे। जैसे हमने विधानसभा और लोकसभा की आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी,
इसके अलावा हमने संविधान के अनुच्छेद 51 के भाग 4 के में मूल कर्तव्यों का समावेश किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए हमने बाध्य कर दिया था। हमारी संविधान की प्रस्तावना में हमने 3 नए शब्द जोड़े थे, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी जी के समय में ही हुआ था। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार हमारे देश में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1969 में। और इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन्हीं के समय में कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद में प्रथम बार विभाजन हुआ था। भारत का प्रथम महिला वित्त मंत्री, तो यदि मैं भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करूं तो वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये थी ही, साथ में इन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी रखा था। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1971 के जब आम चुनाव हुए थे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो 1971 के जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ये 1975 में इन्हीं के समय में सिक्किम का पूर्ण राज्य के रूप में भारत में विलय हुआ था। इस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बात करते हैं हमारे देश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। देखो, मोरारजी देसाई की यदि हम बात करें तो मोरारजी देसाई हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। हालांकि ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो हैं, मतलब ये कांग्रेस से नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से बनी थी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। अब तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे अधिक आयु के अगर कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो वो भी कौन है? मोरारजी देसाई। और ये अपने जन्मदिन को 4 साल में एक बार ही मनाते थे, क्योंकि इनका जन्म दिवस है जो 29 फरवरी को है। तो बताइए उस भारत के प्रधानमंत्री का नाम जो अपना जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार मनाते थे, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हो गए। इसके अलावा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए। इसके अलावा इनका जन्म दिवस 4 साल में एक बार आता है। अच्छा, 44वां संवैधानिक संशोधन, तो जो 44वां अमेंडमेंट बिल आया था वो कब आया था? 1978 में। और ये किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था भाई? तो ये था मोरारजी देसाई। देखो, 44वें संवैधानिक संशोधन में हमने अनुच्छेद 19(1)(6) और 31 से मूल अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और वर्तमान में कानूनी या विधिक अधिकार है, इसको हमने अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके हम लोगों ने उसको सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। ये भी 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ था। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन में जो विधानसभा और लोकसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किए गए थे, उनको 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। हमारे देश में सर्वाधिक बार वित्त मंत्री के रूप में जिसने बजट पेश किया है वो भी कौन है भाई? मोरारजी देसाई। मतलब ये प्रधानमंत्री से पहले ये वित्त मंत्री बन चुके थे। तो हमारे देश में सर्वाधिक समय 10 बार जिसने बजट पेश किया है वो व्यक्ति कौन है सर्वाधिक? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। भारत का तो भारत रत्न मिल गया और पाकिस्तान का जो पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, वो भी इनको मिल चुका है। तो ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको 2 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है, निशान-ए-पाकिस्तान और भारत रत्न। मतलब भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मोरारजी देसाई जी के समय में 2 उप प्रधानमंत्री कार्यरत थे। अगला टॉपिक हमारा उप प्रधानमंत्री होगा, हालांकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो मोरारजी के समय में 2 उप प्रधानमंत्री थे। पहले थे जगजीवन राम जी और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। अच्छा सवाल है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके समय में 2 उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। अब हम हमारे देश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं। हाँ भाई, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हम किसानों के मसीहा के रूप में जानते हैं। ये लोकदल के नेता थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी।
इनका जन्म दिवस जो है वो 23 दिसंबर को आता है और 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये किसानों के मसीहा कहलाते हैं। अतः इनके जन्म दिवस को भाई हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जो समाधि स्थल है उसको हम किसान घाट कहते हैं। और यूपी में जितने भी भूमि सुधार के कानून लागू हुए थे उन सब का श्रेय किसको जाता है? चौधरी चरण सिंह जी को ही जाता है। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। भाई वो अपना विश्वास मत लेके आए, लेकिन उनको पता लग गया कि अब हमारा विश्वास मत हमको मिलने वाला नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। उनमें से पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया वो चौधरी चरण सिंह जी हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह जी, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी। इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 28 जुलाई 79 से 14 जनवरी 1980 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो ये यूपी के 2 बार सीएम रहे थे। पहली बार ये यूपी के सीएम रहे थे 1967 में, और दोबारा से जो यूपी के सीएम रहे थे 1970 में। 1977 से 1979 तक ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना मोरारजी देसाई के समय में ये उप प्रधानमंत्री भी थे। अब हम हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो ये तिबारा से हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी है, 2 बार ये पहले बन चुकी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ये दोबारा से 1980 से लेकर 1984 तक रही थी, और ये तीसरी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। हम जान चुके हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया, पहले प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964। दूसरे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966। और तीसरी प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ वो है श्रीमती इंदिरा गांधी, और इनका जो निधन हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री की बात करते हैं, और हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी। देखिए अभी तक हम जान चुके हैं कि हमारे देश में सबसे वयोवृद्ध जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? मोरारजी देसाई। लेकिन मैं कहता हूं हमारे देश में सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने, मतलब जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने भाई? राजीव गांधी जी। तो पहली लाइन तो ये बनी, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री। तो सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? राजीव गांधी जी। ये 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिनको अब तक लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत मिला है, तो वो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत मिला है अब तक वो कौन है? राजीव गांधी जी। देखिए अगर मैं कहता हूं भारत में पंचायती राज को जो अपनाया गया है वो 2 अक्टूबर 1959 से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर अपनाया गया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत में पंचायती राज का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। लेकिन मैं कहता हूं भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन है? तो हमारे देश में जो आधुनिक पंचायती राज के जनक है वो कौन है भाई? राजीव गांधी जी। मतलब मैं कह सकता हूँ पंचायती राज का जो स्वर्णिम शासनकाल है वो किस प्रधानमंत्री का है? तो वो राजीव गांधी जी का। साथियों जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। इनके समय में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पारित हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989। और इसमें क्या हुआ था, हम राष्ट्रपति के समय में इस पर चर्चा कर चुके थे। मूल संविधान में जो वोटिंग की आयु थी कितने वर्ष की थी? 21 वर्ष, उसे घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया था भाई? 18 वर्ष। तो ये जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ वो कौन थे? राजीव गांधी जी। भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत जो प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो भी कौन है? राजीव गांधी जी ही हैं। इनके समय में एक और संविधान संशोधन पारित हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसकी भी हम चर्चा राष्ट्रपति के समय कर चुके थे। ये दल बदल से संबंधित था और इसके द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची। भाई मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के एक आत्मघाती हमले में, ठीक है,
बम विस्फोट में इनका निधन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जब इनका निधन हुआ था ये प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ वो तो 3 ही है, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इनका जो समाधि स्थल है उसको हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको हम क्या कहते हैं? वीर भूमि के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, तो वो कौन थे? श्री राजीव गांधी। ठीक है, तो ये राजीव गांधी से संबंधित प्रावधान मैंने आपको बताए। अब हम हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं भाई, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात कर रहा था। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है वो कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। ठीक है, इसकी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 22 अगस्त 1963 को ये प्रस्ताव JB कृपलानी जी लाए थे, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई वो प्रधानमंत्री कौन है भाई? वीपी सिंह जी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। और इनकी सरकार जो गई थी वो किसके कारण गई थी? अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई थी। अब हम अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी को हम युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। देखो, इंदिरा गांधी जी ने इनको ये नाम दिया था, उपनाम। भारत के वो प्रधानमंत्री जिनको हम युवा तुर्क कहते हैं वो कौन है? चंद्रशेखर जी हैं। क्योंकि साथियों ये कांग्रेसी नेता होते हुए भी इन्होंने कई बार कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया था, अतः इंदिरा गांधी जी ने इनको युवा तुर्क कहा था। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं पहनाया वो कौन है? वो कौन है भाई? चंद्रशेखर जी। क्योंकि हमको पता है जो लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं वो कब करते हैं? 15 अगस्त को करते हैं। और इनका जो कार्यकाल है ना वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक है। देखिए, इधर को भी अगस्त नहीं आया 90 में भी, और 91 में भी 90 नहीं आया। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं किया वो कौन है? चंद्रशेखर जी हैं। बिना मंत्री बने ही PM कौन बने? तो वो भी कौन है? चंद्रशेखर जी ही हैं। अब हम अगले प्रधानमंत्री महोदय की बात करते हैं और वो हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं PV नरसिम्हा राव जी। PV नरसिम्हा राव जी। ठीक है, इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ये 1991 से लेकर के 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना तब ये संसद के सदस्य नहीं थे, ना तो ये लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। तो भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई भी प्रधानमंत्री जो संसद का सदस्य नहीं था फिर भी वो प्रधानमंत्री बनाए गए। देखो साथियों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो 6 महीने बाद फिर प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। ठीक है, वो अपने कार्यकाल को आगे जारी नहीं रख पाएंगे। दक्षिणी भारत से संबंध रखने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए थे वो उत्तर भारत से थे, तो दक्षिणी भारत से संबंध रखने वाले जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं वो कौन है भाई? PV नरसिम्हा राव जी। इनको फादर ऑफ द इकोनॉमी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इनसाइड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? अब इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? देखिए, इनके कार्यकाल में सेबी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और लाइसेंस राज की समाप्ति, ये कुछ इनके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं थी। सांसद निधि कोष और विधायक निधि कोष जिस प्रधानमंत्री के समय हमारे देश में प्रारंभ किए गए वो कौन है? PV नरसिम्हा राव। पूर्व की ओर देखो, इस नीति का जो प्रतिपादन किया था, और इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे पूर्वी एशियाई देश हैं, ठीक है, आसियान देश हैं, उनसे हम अच्छे संबंध स्थापित करें। इनके समय में 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। एक संविधान संशोधन है 73वां
ठीक है, ये पारित 1992 में हुआ था, लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ था, और 74वां भी पारित 1992 से हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। और ध्यान रखना, इसके द्वारा हमने भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी, कौन सी? 11वीं। 74वां संविधान संशोधन शहरी पंचायती राज से संबंधित है, और इसके द्वारा हमने भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? 12वीं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पंचायती राज को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी वो संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। अब हम अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, अगर मैं कहता हूं हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, लेकिन वो कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे ना। अब मैं कहता हूं भारत के विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब जिन्होंने बिना कांग्रेस के सपोर्ट के सरकार बनाई थी, तो विशुद्ध गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हमारे देश में पहली बार बने वो कौन बने थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चौधरी चरण सिंह पढ़ाया था उसमें बताया था कि दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका कार्यकाल, इनका जो टेन्योर था वो मात्र केवल कितने दिन रहा था भाई? 13 दिन। अब ये दो सवाल निकल के आ गए। अगर मैं कहता हूँ हमारे देश में प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और यदि मैं कहता हूँ हमारे देश में प्रधानमंत्रियों में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन रहे थे, लगभग 17 वर्ष। और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो सबसे कम है वो कितने दिन का रहा है? 13 दिन का रहा है। इनका जो कार्यकाल था वो मई 1996 से 1 जून 1996। हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, हरदन अली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। देखो, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं दूसरे जो राज्यसभा से आए थे, क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री बने उस समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। गुजराल सिद्धांत, इनके जो मंत्री थे गुजराल सिद्धांत, जो कि दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित था, वो किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आया था? HD देवगौड़ा के कार्यकाल में ही आया था। और अविश्वास प्रस्ताव के कारण दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई वो कौन है भाई? वो है HD देवगौड़ा। देखो, इस अविश्वास प्रस्ताव को एक बार कॉन्सेप्ट को पुनः क्लियर करो। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, 22 अगस्त 1963 को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन वो पास नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई तो वो थे VP सिंह। दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई तो वो कौन है? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो ये भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहां से आए थे? राज्यसभा से आए थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 के बीच में ये रहे थे। विदेश मंत्री के रूप में जब ये HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री के विदेश मंत्री थे तब उन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित एक प्रावधान था। पड़ोसी देशों के साथ इन्होंने डॉक्ट्रिन संधि को बढ़ावा दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजदूत के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री, भाई पहले राजदूत थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए, तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। नेहरू जी के बाद एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। एक तो नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी वो कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी जीवनी, इंद्र कुमार गुजराल ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये इनकी जीवनी का नाम है। अगले हमारे प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार तो पहले रह चुके थे जब उनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। अब वो दोबारा से प्रधानमंत्री आ गए और जब ये दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में आए तो अब इनकी ये ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई।
हम कह सकते हैं 3 प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण गंवाया है। उनमें से पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी हैं, दूसरे प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं और तीसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो ये मोरारजी देसाई जी के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में ये विदेश मंत्री थे, ठीक है। और जब ये विदेश मंत्री थे 1977 में इन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय किस पोस्ट पे थे? विदेश मंत्री। कब की बात है? 1977। और इनका जन्म दिवस जो है वो 25 दिसंबर को आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और हम जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी होता है और इनके जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है भाई, उसको हम किस रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया? सन 2000 में। और वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे। एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003, ये हमने जब मंत्रिपरिषद की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको बताया था, ये मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। और इसमें हमने ये प्रावधान जोड़ा कि निम्न सदन के 15% से मंत्री अधिक नहीं होंगे। निम्न सदन जो होता है उसके 15% से मंत्री ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये जो प्रावधान आया था किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। देख 84वां संविधान संशोधन 2001, ये जो पारित हुआ था ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही पारित हुआ था, जिसमें जो लोकसभा विधानसभा इन सब की सीटों का निर्धारण 2001 तक के लिए किया गया था, इनको बढ़ा करके 2026 तक के लिए कर दिया गया। लाहौर बस यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में शुरू की थी। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 भारत ने पुनः परमाणु परीक्षण किए, ठीक है। और ये जिस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुए थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में 18 मई 1974 को हुए थे। 1999 में जब कारगिल संकट आया था तो उस समय इन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया था। 13 दिसंबर 2001 को जो संसद पर हमला हुआ था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। भाई जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और इन्होंने उसमें जय विज्ञान और जोड़ दिया, तो पूरा नारा क्या हो गया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। एक बहुत ही प्यारा सवाल, अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, निरंतर एवं परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सहमति की विदेश नीति किस भारतीय विदेश मंत्री की नीति रही है? तो वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो मोरारजी देसाई के समय में विदेश मंत्री थे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में और कुछ तथ्य हैं। देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं जो कि 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, 25 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ हुई थी। तो ये भी किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो ये 2001 में प्रारंभ हुई थी। और इस समय भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। नदी जोड़ो परियोजना, ये आज की आवश्यकता भी है क्योंकि हम देख रहे हैं पानी बहुत ही दिन पे दिन पानी की मात्रा कम होती जाती है, शुद्ध और स्वच्छ पानी की मात्रा। तो दोस्तों, जब भी पानी को आप यूज लें उसको मितव्ययता के साथ में यूज में लें। तो नदी जोड़ो परियोजना जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आरंभ हुई वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अक्टूबर 2002 में नदियों को जोड़ने हेतु विशेष कार्य बल का गठन किया गया और इसको नाम दिया गया था अमृत क्रांति। तो ये जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। अब हम बात करते हैं हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार चुने गए हैं और ये 2004 से लेकर के 2014 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के कृत्यों का निर्वहन किया है।
भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, अगर मैं कहता हूँ हमारे देश के अगर प्रथम सिख प्रधानमंत्री हुए तो वो कौन हुए भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ध्यान रखना ये भी राज्यसभा से थे, और जब ये राज्यसभा से चुने गए तो ये कहाँ से चुने गए थे? असम से चुने गए थे। वर्तमान में जो ये राज्यसभा में वो राजस्थान से हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नहीं है। तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे थे, राज्यसभा से कहाँ से चुने गए थे? असम से। इन्होंने कौन कौन से पदों को संभाला था इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए 1972 से लेकर के 1976 तक ये मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976 तक। 1982 से लेकर के 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। अब देखो हमको पता है जो नोटों पर दस्तखत होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। तो बताइए भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम जिसके नोटों पर साइन है, तो वो कौन है? मनमोहन सिंह जी, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा ये 1985 से लेकर के 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। और आपको पता है वर्तमान में योजना आयोग किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1991 से लेकर के 1996 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में। ठीक है, तो कई बार सवाल आता है भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहलाते हैं। अब इनके प्रधानमंत्री के रूप में जो मनमोहन सिंह जी की मुख्य उपलब्धियां हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उपलब्धियां देखो भाई, सबसे पहले मैं मनरेगा की बात करता हूं। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से इस योजना का उद्घाटन हुआ था, जो अपने आप में रोजगार देने वाला एक बड़ा प्रोग्राम है। ये किसकी देन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। अब मैं सूचना के अधिकार की बात करता हूं। तो सूचना का अधिकार जो हमारे देश में आया वो कब से एक्टिव हुआ था भाई? 12 अक्टूबर 2005 से। तो इस समय ये भी प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी ही थे। इसके अलावा मैं बात करता हूं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आधार कार्ड की, आधार कार्ड तो हम हर कोई यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें शिक्षा के अधिकार की, देखो ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको पारित तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, लेकिन ये जो लागू हुआ था हमारे देश में मूल अधिकार जो हमारा बढ़ा, इसको हमने अनुच्छेद 21 के में जोड़ा 1 अप्रैल 2010 से ही हमारे देश में लागू हो गया। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नाभिकीय परमाणु समझौता 2006 में भारत अमेरिका में असैनिक परमाणु समझौता हुआ था। ठीक है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान है टू द नेशन और फॉर द नेशन, इनकी 2 पुस्तकें हैं, टू द नेशन और फॉर द नेशन। देखिए जितना मैं जानता हूं उतना विस्तार से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पे आते हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई वो 2014 से लेकर के अब तक हैं। ठीक है, 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ली थी। तो 2014 से लेकर 2019 तक ये प्रधानमंत्री बने। 2019 में जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तो जनता ने फिर जनादेश दिया और ये पुनः प्रधानमंत्री बन गए। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, तो वो कौन है भाई? एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है वो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के 4 बार सीएम रह चुके थे। नरेंद्र मोदी को हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो योजना आयोग था जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, जो कि एक संविधानेतर निकाय है, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका नामकरण बदल दिया और ये हो गया नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग जिनके समय में प्रादुर्भाव हुआ है वो कौन है?
नरेंद्र मोदी। सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। सितंबर 2014 में इन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। इनका जो जन्म दिवस है नरेंद्र मोदी जी का, वो 17 सितंबर इनका जन्म दिवस है और इसको हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को आता है। इसको हम किस रूप में मनाते हैं भाई? सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मोदी के कार्यकाल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनको मैं लिख रहा हूं। मोदी जी के कार्यकाल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं, देखो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। तो मेक इन इंडिया, दो 2015 में ये प्रोग्राम आरंभ हुआ था। श्रमेव जयते, ये भी 2015 में। मुख्य मुख्य उपलब्धियां मैं आपको बता रहा हूं। डिजिटल इंडिया, तो ये 2016 में आया। इसके अलावा भाई स्वच्छ भारत मिशन, ये अच्छा सवाल है। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, तो ये हमारे देश में 2014 में आया। ये भी एक प्रोग्राम है। इसके अलावा भाई आज 21 जून है और 21 जून को आज विश्व जो है किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो 21 जून को जो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई इसको, वो किसने निभाई? पंडित नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। याद रखना, पहला सुख निरोगी काया। आज का जो हमारा जीवन जी है ना, वो भागम भाग का जीवन है। मतलब हम भौतिकवादी जीवन में जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो, अरे घी पियो, कर्जा लेके भी पियो, और यही कारण है कि आज हम कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। तो कम से कम अपने स्वास्थ्य पर तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने सोशल हार्मनी और ज्योतिपुंज, ये इनकी पुस्तकों के नाम है। एक पुस्तक का नाम है ज्योतिपुंज और एक पुस्तक का नाम है सोशल हार्मनी। तो अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए इनके बारे में मैंने विशद रूप से जितना मैं जानता था वो बताने की चेष्टा की। अब हम कॉमन तथ्य निकालते हैं। देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश में 3 बार कम से कम प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, जो 3 बार कम से कम प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं भाई? 3 हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मैं बता रहा हूं ऐसे प्रधानमंत्री जो कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री बने। दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और तीसरे प्रधानमंत्री जो कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे बताइए कितने प्रधानमंत्री कम से कम 3 बार बने, तो कितने बने भाई? 3 प्रधानमंत्री हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए वो 3 हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964। दूसरे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966। और तीसरे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984। तो अब हम बात करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए, जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। ऐसे कुल कितने प्रधानमंत्री हैं भाई? 4। पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा से थी जब ये लोकसभा का चुनाव हार गई थी। दूसरे प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी। तीसरे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए इंद्र कुमार गुजराल जी। और चौथे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए वो हम जानते ही हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। विश्वास मत, उनको पता था हमें विश्वास मत मिल नहीं पाएगा लोकसभा में, इसलिए विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं? 2। पहले कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास मत लोकसभा में हासिल करने से पहले ही त्यागपत्र दे दी। अब हम साथियों ऐसे प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं जो कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो 2 बार कम से कम प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे हमारे देश में अब तक कुल 5 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू,
दूसरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मैं ऐसे प्रधानमंत्री बता रहा हूं जो कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री बने। तीसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। चौथे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। और भाई 5वें प्रधानमंत्री जो कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री बने, वो तो आप बता ही देंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये ऐसे 5 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के कृत्यों को कम से कम 2 बार संभाला है। प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रधानमंत्रियों में सबसे कम कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। और प्रधानमंत्रियों में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? राजीव गांधी जी। संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था? अब मैं कुछ मंत्री परिषद के बारे में तथ्य बात करता हूँ। संघीय मंत्री परिषद से, जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है, इससे पहली बार अगर किसी ने त्याग पत्र दिया था, पद त्याग करने वाले व्यक्ति थे, तो वो है भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि के लिए, मेरा सवाल आपके सामने यह है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हैं राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान रखना, प्रथम बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल बना था, उसमें पहली महिला मंत्री अगर हमारे देश में कौन बनी है तो कौन बनी है? राजकुमारी अमृत कौर। और ये ऐसी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य हैं जिन्होंने एक ही विभाग को सबसे लंबे समय के लिए संभाला है। जगजीवन राम जी की बात करें तो ये लगभग 28 वर्ष तक किसी न किसी विभाग के मंत्री रहे, बीच में 2 वर्ष और 6 माह को छोड़ करके। तो लगातार ये 28 वर्ष तक मंत्री रहे, लेकिन ये अलग अलग विभागों के मंत्री रहे थे जगजीवन राम जी। अगर मैं कहता हूँ सबसे कम अवधि के लिए मंत्री कौन रहा, तो HR खन्ना जी थे। ये मात्र 5 दिन के रहे थे और ये विधि मंत्री रहे थे। तो HR खन्ना जी सबसे कम अवधि के लिए मंत्री परिषद के सदस्य बने थे, केंद्रीय मंत्री बने थे। अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात करूं तो हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर हम विस्तार से चर्चा जब लोकसभा पढ़ेंगे उस समय करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार गई है। पहले राष्ट्रीय मोर्चा के जो सरकार थे, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गई थी। दूसरे HD देवगौड़ा जी, इनकी सरकार। और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप याद रखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो जो सरकार गिरी थी भाई, वो कितने मत से गिरी थी? केवल 1 मतों से गिरी थी। कई लोग कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। अरे यारो, मैं तो कहता हूँ अकेला चना ऐसा बाहर फोड़ता है कि कभी पता भी नहीं लगा वहाँ बाहर था या नहीं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, वो कितने वोट से गिरी थी? 1 ही वोट से गिरी थी। ठीक है, तो ये मत सोचो कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह निकल ही आती है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, एक सफल पुरुष के पीछे अथक निद्राहीन रातों का इतिहास छिपा रहता है। ठीक है, दुनिया जब चैन की नींद सो रही होती है, वो टेबल और चेयर पर बैठ करके अपने वर्क को कर रहा होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो मंत्री परिषद बनी थी, उसमें एकमात्र जो महिला मंत्री बनी थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी थे। देखो, ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन हैं बड़े महत्वपूर्ण। अगर हम विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे तो ये सवाल हमको वहाँ दृष्टिगोचर होंगे। प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र करने वाले पहले व्यक्ति जो देने वाले थे वो थे मोरारजी देसाई। प्रथम प्रधानमंत्री जो चुनाव हारे, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन से थे जिन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय का पदभार रखा? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा था।
इंदिरा गांधी जी ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा था, और मनमोहन सिंह जी ने भी जो वित्त मंत्रालय रखा था वो किसके पास रखा था? अपने पास ही रखा था। अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही तो हैं, और पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने थे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, हालांकि ये वीडियो लंबा हो गया है लेकिन तथ्य बहुत हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं बहुत सारे तथ्य आपके लिए जुटा के लाया हूँ, आप इनको नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके पढ़िए। साथियों, हो सकता है आपकी सफलता में थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान हो जाए। साथियों, हो सकता है ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके कुछ काम आ जाए। आपकी सफलता में अगर ये 0.001% भी काम आ गए तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमने आज हमारे देश के जो मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ तथ्य थे उनका अध्ययन किया, और साथ के साथ हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितना मैं जानता था वो सब आपके सामने मैंने उड़ेल दिया। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साथियों नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।